कि दक्षिण के महाद्वीप, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, इस तरह नहीं रट पाएंगे। हम मैप से ही उनको याद कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी भूगोल होती है वो पूरा मैपिंग होती है। अब जैसे हम रटेंगे तो रट पाएंगे क्या? ठीक है, तो हमारा फ्रेंच गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, गुयाना हो गया, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया के बाद यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर कुछ मिटा दिया है, ये इक्वाडोर है। ठीक है, ये इक्वाडोर है आपका। ये है इक्वाडोर, इक्वाडोर यानी कोलंबिया के बाद क्या आता है? इक्वाडोर। ये क्या है? पेरू। ये है आपका पेरू, पेरू। ठीक है, और ये क्या है? बोलीविया। ये आपका बोलीविया है, बोलीविया। और ये आपका कौन सा है? ये आपका चिली है, जी। चिली के बाद ये आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और ये आपका उरुग्वे है, जी, उरुग्वे। और ये आपका पराग्वे। अब देखो हमारे 13 देश हो गए। फ्रेंच गुयाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ब्राजील 13। यानी कि हमने दक्षिण अमेरिका के पूरे 13 देश पढ़ लिए। अब 13 देशों में से हमने ये भी पढ़ लिया कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सूरीनाम। अब पता चल गया ना सूरीनाम कहाँ है? अभी तक बता रहा था, समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले सभी देशों का करा दिया, परिचित करा दिया कि कौन सा देश कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बाद अब सबसे छोटा देश हमारा सूरीनाम है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यही आपका सूरीनाम है। लिख लीजिएगा कि सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश, जनसंख्या विश्व में, नहीं दक्षिण अमेरिका की बात करिए। हाँ, दक्षिण अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश सूरीनाम। और दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश सूरीनाम, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका सूरीनाम सबसे छोटा है, वो बता रहा हूँ। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश। ठीक है, अब इसके बाद एक सीधे क्वेश्चन ये आता है, जैसे ये आपका पराग्वे है, ये बोलीविया है, और ये कौन सा है? इक्वाडोर। अब जैसे अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा देश है जो ब्राजील को टच नहीं करता? ये आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जो ब्राजील को टच नहीं करता? वो है इक्वाडोर और चिली। आप बताइए, आप अगर ऐसे रट सकते हैं क्या? अगर आप हमारी बुक से पढ़ेंगे तो आप रटेंगे केवल इक्वाडोर चिली, इक्वाडोर चिली, तो मतलब इसको जो है रट नहीं सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि दक्षिण अमेरिका के ऐसे 2 देश हैं जो ब्राजील को टच नहीं करते, बाकी सभी देश ब्राजील को टच करते हैं। इक्वाडोर और चिली 2 ऐसे देश हैं जो ब्राजील को टच नहीं करते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि दक्षिण अमेरिका के ऐसे कौन से देश हैं जो पूर्णतः स्थलबद्ध है? स्थलबद्ध को समझ रहे हैं, जिसके चारों तरफ पानी ही ना हो, वो आपके हैं बोलीविया और पराग्वे। ये आए हुए क्वेश्चन है, मतलब दक्षिण अमेरिका के ऐसे कौन से देश हैं जो पूर्णतः स्थलबद्ध हैं? वो आपका बोलीविया और पराग्वे। ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब लिखते जाइए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। मतलब दक्षिण अमेरिका के ऐसे जो देश हैं जो पूर्णतः स्थलबद्ध हैं, मतलब कि जिनके चारों तरफ क्या है? पानी नहीं है, ये आपका बोलीविया है और पराग्वे। और इधर कौन सा महासागर है? ये भी तो पता होना चाहिए ना जी। इधर आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। और इधर आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व की, अब विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर राजधानी कौन स्थित है?
मैं सब कुछ बता रहा हूँ, जिसको कंफर्म हो वही बोला करें, ठीक है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी वो है आपकी बोलीविया। बोलीविया की राजधानी है। अगर मैं इस तरह बना दूं तो राजधानी का सेम है, ठीक है। ये है आपकी बोलीविया की राजधानी ला पाज। बोलीविया की राजधानी ला पाज। ये आपकी विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। लेकिन एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि लिखा था विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, लेकिन उसमें ये नहीं था, उसकी जगह एक दूसरा ऑप्शन दिया था, वो दिया था इक्वाडोर। इक्वाडोर। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व की सबसे अधिक दूसरी ऊंचाई पर स्थित राजधानी, तो विश्व की सबसे अधिक दूसरी ऊंचाई पर स्थित राजधानी है वो क्या है? इक्वाडोर। ऊंचाई मतलब कि मतलब ये यहाँ पर जो है समुद्र तल से यहाँ पर बता रहा हूँ क्या, यहाँ पर कोलंबिया से लेकर के आपकी यहाँ तक एंडीज पर्वत है। ये एंडीज पर्वतमाला है ना, विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वतमाला। हम लोग इसको क्या रटते थे, मैंने खुद रटा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कहाँ है। हमने पढ़ा था कि विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वतमाला वो आपकी कोलंबिया से लेकर के यहाँ तक चिली तक है, ठीक है। ये आपकी एंडीज पर्वतमाला है ये। तो अब ये सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो यहीं पर जो है इक्वाडोर है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी आपकी ला पाज, और विश्व की सबसे अधिक दूसरे नंबर की ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? इक्वाडोर। वो कहीं इस तरह लिखा रहता है क्यूटो, ठीक है, और कहीं कहीं लिखा रहता है क्वेटो, इस तरह। तो इंग्लिश से डिफरेंशिएशन होता है, तो कहीं कुछ लिख क्योटो या क्वेटो, ये दूसरे नंबर की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। दो क्वेश्चन कंप्लीट, यानी क्वेश्चन आता है, आते हुए क्वेश्चन है, सब बता रहा हूँ, फालतू के नहीं है। बोलीविया की राजधानी ला पाज और इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्योटो। अब जो हमारी एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है, तो अब ये क्वेश्चन तो किसी के आया ही होगा, कितनी लंबी है? बिल्कुल आता है क्वेश्चन, मतलब किसी के ना आया हो, दिमाग में बात अलग है, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। ये पर्वतमाला है, ये हमारी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ये कितनी लंबी है? क्योंकि ये जो आपकी कोलंबिया से लेकर के कोलंबिया और इक्वाडोर और ये क्या है पेरू, ये चिली, यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। तो इसकी ये क्या है? एंडीज, ये आपकी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। 7200 ठीक है, यानी कि जो हमारी एंडीज पर्वतमाला है इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, और ये कोलंबिया से लेकर के चिली तक फैली हुई है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब हमने सुना अमेजन नदी का नाम सुना है। तो अमेजन नदी ये आपका कौन सा देश है? यहाँ पर पेरू। हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है कि विश्व की सबसे अधिक चौड़ी नदी, चौड़ी है अफवाह की दृष्टि से, तो अमेजन नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। तो हमें पढ़ना है विश्व की सबसे अधिक चौड़ी यानी कि बड़ी नदी। तो आपकी यहाँ पेरू से निकलती है। वो कहाँ से निकलती है? पेरू है, एंडीज पर्वतमाला के पास से निकलती है। ये आपकी यहाँ से ब्राजील होते हुए यहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर क्या है आपका? अटलांटिक महासागर है। ये आपकी क्या है? ये अमेजन नदी है। ये केवल आपकी पेरू और ब्राजील होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये जो एंडीज पर्वतमाला है ना, एंडीज पर्वतमाला, और ये हमारी अमेजन नदी है, और यहीं से जो है आपकी कौन सी विषुवत रेखा का नाम सुना होगा, 0 डिग्री, जिसको बोलते भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा। तो ये आपकी दक्षिण अमेरिका के किन देशों से होकर जाती है? तो ये आपकी इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होते हुए जाती है। तो ये इक्वाडोर, ये कोलंबिया, ये जाती है यहाँ पर, ठीक है, समझ लेना, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी 0 डिग्री रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो ये आपकी दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर जाती है।
पेरू, इक्वाडोर, ये है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी अमेजन नदी है वो किस रेखा के समानांतर बहती है? तो जो हमारी अमेजन नदी है वो विषुवत रेखा के समानांतर बहती है। और विषुवत रेखा है यहाँ पर हमारा अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ पर तो कोई पानी वानी तो होता नहीं है, पानी तो होता नहीं है। यहीं पर भी बताऊंगा कि सबसे सूखा मरुस्थल में विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल पाया जाता है, ये बताऊंगा। तो यहाँ पर पानी आता कहाँ से है इसमें अमेजन नदी में? तो इसका जो विषुवत रेखा है, मध्य रेखा है, यहाँ पर जो है किरणें क्या पड़ती हैं? सूर्य की सीधी पड़ती हैं। तो अटलांटिक महासागर है ये, यहाँ से जो है हमारी धाराएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद यहीं से जो ये है यहाँ एंडीज पर्वतमाला में आता है और टकराता है और यहीं पर वर्षा कर देता है। यानी कि जो है वर्ष भर बहने वाली नदी है। अब समझ में आया पानी कहाँ से आता है? मतलब यहाँ पर हमेशा 12 महीना गर्मी रहती है। भाप बना, पानी बना दक्षिण अटलांटिक महासागर से और ये आया मानसून, यहाँ एंडीज पर्वतमाला में टकराया और पानी बरसा और फिर बह करके यहाँ पर आ गया। फिर पानी आया, फिर वर्षा, फिर पानी आया, वर्षा। समझ में आ गया? यानी कि जो अमेजन नदी है इसका स्रोत कहाँ है? वही जो वर्षा का पानी है वो यहाँ टकराता है और बह करके फिर यहाँ आ जाता है। समझ में आ गया? मतलब एंडीज पर्वतमाला में जो यहाँ से मानसून बना, यहाँ से आया, यहाँ पर टकराया और बह करके फिर यहाँ चला गया। और इसकी लंबाई भी होती है कुछ, ठीक है, इसकी लंबाई में भी देखूंगा कंट्रोल आप नहीं है। और इसके जो चारों तरफ है विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सिलवास वन, अगर नाम सुना हो सिलवास वन। और यहीं पर जो है महोगनी वृक्ष का नाम सुना है, इसी के चारों तरफ जो है इसके दलदली स्थान पाया जाता है। तो यहाँ विविधता दलदली स्थानों पर विविधता अधिक होती है, तो यहाँ विविधता अधिक होगी जहाँ सिलवास वन और महोगनी वृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया? ठीक है, वो भी बता रहा हूँ। ये हमारा वेनेजुला में ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पर है आपका ये, यहाँ पर एंजिल जलप्रपात। मतलब ये हमें पता चल गया कि एंजिल जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुला में एंजिल जलप्रपात। जलप्रपात है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब क्वेश्चन आएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। तो इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी तो आता है। तो इसकी है 700 कितनी है? 979 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर है। और ये किस नदी पर बना है? ओरनिको नदी। ओरनिको, ये ओरनिको जो है एक नदी है, उसका नाम है चुरून नदी। चुरून नदी पर बना है, लेकिन ओरनिको की सहायक नदी है, ठीक है। चुरून नदी पर बना है, लेकिन बड़ा बड़ा जब अंदर से पूछेगा तो चुरून देगा, नहीं तो ओरनिको ही देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चुरून नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ओरनिको की, ओरनिको। लेकिन पेपर में इसी नदी के नाम दे देता है, लेकिन अगर और थोड़ा अंदर घुसेगा तो क्या दे देगा? चुरून नदी। ये चुरून नदी पर बना है, इसकी सहायक नदी है ओरनिको। यानी कि जो एंजिल जलप्रपात है किस नदी पर बना है? चुरून नदी पर। और ये है कहाँ? वेनेजुएला। इतना समझ में आ गया? अमेजन नदी की लंबाई है 69-92 किलोमीटर, ये लिख लीजिए, 69-92 किलोमीटर लंबी है। यानी कि ये जो विश्व की सबसे चौड़ी है और विश्व की सबसे दूसरे नंबर की लंबी है। 69,992 और किलोमीटर। यहाँ पे समझ में आया? और जो एंडीज पर्वतमाला है हमारी, ये यहाँ पर इसकी एक क्या है? चोटी है, एकांक गुआ।
ये चिली में है, ये एकांगुआ, एकांगुआ। ये क्या है? एंडीज पर्वतमाला की चोटी है एकांगुआ। इसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई इसकी है 69 कितनी है? 69-60 मीटर, 69-60 मीटर है। ये आपकी एंडीज पर्वतमाला की चोटी है, 69-60 मीटर है एकांगुआ। अब यहाँ पर एक अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है एंडीज पर्वतमाला में। यहाँ पर इसी के ऊपर अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल। ये जो है कहाँ पाया जाता है? ये उत्तर चिली में पाया जाता है। दक्षिण चिली है, उत्तर चिली है, ठीक है। यानी कि जो अटाकामा मरुस्थल है ये आपका यहाँ उत्तर चिली में पाया जाता है और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और इसी में एक जगह है अरिका, अरिका। ये अटाकामा मरुस्थल का सबसे सूखा मरुस्थल में एक स्थान है जिसका नाम है अरिका, ठीक है। यानी कि अटाकामा मरुस्थल आपका कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला में है और वो चिली के उत्तरी में है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप अगर लुसेंट पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ नहीं मिलेगा लुसेंट में। ये कई चीज़ों का मिक्सर है। एक दृष्टि की आती है आइस की बुक, उसकी है, और एक मेरी जीके की है, और लुसेंट, यानी 3 चीज़ों का मिक्सर है ये। कुछ पॉइंट जो है लुसेंट में नहीं मिलेंगे और कुछ पॉइंट जो है आपको मिल सकते हैं उसमें। तो अटाकामा मरुस्थल जो है अरिका का विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और एक जगह भी, ये भी सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और ये देखो, ये हमारा एंडीज पर्वतमाला है। इधर तो ये क्या होता है? इधर थोड़ा हरा भरा रहता है, लेकिन जो हमारी मानसूनी हवाएं आती हैं यहाँ से टकरा करके उधरी बारिश करके चली जाती हैं, इसलिए जो इस साइड क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। यानी कि ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो दक्षिण अमेरिका के इधर क्या बोलेंगे इसको? पश्चिमी साइड एंडीज पर्वतमाला की इस साइड जो है क्या रहता है? शुष्कतम रहता है। तो ये मरुस्थल जो है इसी तरफ पाया जाता है एंडीज पर्वतमाला की पश्चिमी साइड, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जो मैंने दिल बनाया है, ये दिल नहीं है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसका नाम भी है टेरा डिल फ्यूगो, यानी टेरा डिल फ्यूज, टेरा डेल फ्यूगो, ये है लिखा टेरा, यानी कि टमाटर है ये, ठीक है। टेरा डेल फ्यूगो यानी कि टेरा डिल, याद करने के लिए टेरा डिल फ्यूज, यानी टेरा डिल फ्यूगो। ये डार्क जो बना है, ये एक जो है ये अर्जेंटीना है और ये आपका चिली है। डार्क का मतलब ये बना है जी, जो अर्जेंटीना है इधर अर्जेंटीना का अधिकार है, ठीक है, और जो इधर है ये चिली का अधिकार है। समझ में आ गया? ये तुम्हारा टेरा डिल फ्यूगो दिल की तरह का बना है। इसमें अर्जेंटीना का इधर अधिकार है और चिली का इधर अधिकार है, यानी कि दोनों जो है आधा आधा अपने में कब्जे में किए हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो टेरा डिल फ्यूगो है वो दक्षिण अमेरिका से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? जी, तो ये है आपका क्वेश्चन। आप लिखते जाइएगा पॉइंट बना के कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और टेरा डिल फ्यूगो किससे अलग होते हैं? वो है आपका मैगेलन जल संधि। तो मतलब ये पता चल गया ना कि मैगेलन जल संधि कहाँ है। थोड़ा दिमाग में बैठ रहा होगा, यहाँ पर है आपकी। टेरा डिल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है मैगेलन जल संधि। अब मैगेलन नाम आया तो मैं भी बता दूं कि प्रशांत महासागर का नाम इन्होंने ही नामकरण किया था। यानी कि मैगेलन प्रशांत महासागर नाम, जैसे हम लोगों का नाम रखा मेरा कमल किसी और का, तो प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा? मैगेलन ने ही जो है प्रशांत महासागर का नाम रखा था। ये कोई व्यक्ति, हाँ ये कोई व्यक्ति है, ये मैगेलन जो है आपके व्यक्ति का नाम है, ठीक है, मैगेलन व्यक्ति का नाम है। तो सबसे पहले यहाँ आया था
मतलब आया था, तो उसने उसी के नाम पर भी जो है मैगलन जल संधि नाम दे दिया गया था। तो जो मैगलन नाम है, ये मैगलन ने ही प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। समझ में आ गया? लेकिन प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा था? मैगलन ने। और मैगलन जल संधि आपको किसको अलग करती है? टेरा ड्यूफ्यूगो और दक्षिण अमेरिका को। आप पता है, अगर आप लिखेंगे भी नहीं ना तो एक बार आपके दिमाग में मैथ फीड हो जाएगा। फीड होने के बाद जब आप दोबारा घर में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मतलब हमें समझ में आया टेरा डेल फ्यूगो है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। आपकी 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं, गई है। और यहाँ पर आपका एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ये ब्राजील का जो है सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर मेरी जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि रियो डी जेनेरियो ये ब्राजील का एक शहर है। यहाँ पर क्या है, ये प्रोटोकॉल कोई बना है ना, हाँ, पृथ्वी 1992 वाला, यही पर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो। तो अब पता चल गया कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है, वो ब्राजील में है और ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है। और इसी के नीचे एक बंदरगाह है, सैंटोस बंदरगाह। इस बंदरगाह को मैं लिख दे रहा हूँ, उसी के नीचे सैंटोस बंदरगाह। ये आवाज आएगा पेपर में कि सैंटोस बंदरगाह कहाँ है जी, तो ब्राजील में है। अब देखो हम इस तरह से अगर रटेंगे तो क्या हम रट पाएंगे क्या? हमें पता चल गया कि ब्राजील में सैंटोस बंदरगाह, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। तो सैंटोस बंदरगाह का दूसरा नाम कहवा पत्तन बोलते हैं, कहवा पत्तन, क्योंकि ब्राजील में सबसे ज्यादा, विश्व का सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील में किसका होता है? कहवा। हाँ, कहवा का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में, इसी को क्या बोलते हैं? कॉफी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि विश्व का सबसे अधिक कहवा उत्पादन ब्राजील में होता है। तो अब सबसे अधिक कॉफी होता है तो सब थोड़ी ना पिलेगा, तो सोचेगा कि इसको निर्यात करो। तो जो निर्यात होता है इसी बंदरगाह से निर्यात करता है, सेंटोस बंदरगाह से, इसलिए इसको बोलते हैं कहवा पत्तन। समझ में आया? यानी कहवा पत्तन जो है सेंटोस बंदरगाह का नाम है और इससे कहवा का निर्यात करता है ब्राजील। विश्व का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। कहवा का नाम आ गया है तो एक क्वेश्चन ये आता है, कहवा के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी तो हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं, लेकिन वहाँ होती है टेरा रोसा मिट्टी। इस मिट्टी में सबसे ज्यादा टेरा रोसा मिट्टी, ठीक है जी। ये जो है यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ ब्राजील है, यहाँ पर दलदली विविधता वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है इसलिए टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है जो कहवा उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। और एक साओ पोलो अगर नाम सुना हो जी, कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। साओ पोलो इसको जो है किस नाम से जानते हैं? कहवा मंडी। यानी कि जो हमारी कॉफी है यही इसी मंडी से जाती है, क्या होती है, बेची जाती है, इसको बोलते हैं कहवा मंडी। अब हम जैसे आपका पूछ लिया कि अरेबिया होती है कॉफी कितने प्रकार की होती है कॉफी? अब देखो जब पेपर, क्योंकि जमाना बदल रहा है तो जमाने के हिसाब से पेपर का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमें जमाने के हिसाब से हमको भी चेंज होना पड़ेगा। तो अब जैसे बड़ा तो सबको याद कर लेता है, लुसेंट ले लेगा, बुक ले लेगा, सब पूरा लेगा, लेकिन अगर पूछेगा कर रहा था कॉफी के प्रकार, अब हम जैसे अब ये पता चल जाएगा कि हम किस क्वालिटी की कॉफी पीते हैं, मतलब कि उच्च क्वालिटी की पीते हैं कि लो क्वालिटी की पीते हैं। तो कॉफी आपकी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कॉफी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो पहली है काफिया अरेबिका, एक जर्सी। ये क्या है? कॉफी अरेबिया, ये आपकी सबसे उच्च क्वालिटी कॉफी है जी। अरेबिया है सबसे उच्च गुणवत्ता वाली है, ये उच्च गुणवत्ता। अभी क्या यानी कि उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी जो है विदेशों में, ठीक है। और दूसरी है आपकी काफिया
लाइबेरिया लाइबेरिया क्वालिटी की है, यानी कि सबसे अच्छी काफिया अरेबिया है, और दूसरे नंबर की काफी लाइबेरिया है, और तीसरे नंबर की काफिया रोबस्टा है। ये जो जी ये सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये जो है निम्न क्वालिटी की काफी है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में पहला कॉफी का पौधा कहाँ लगाया गया? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में पता है, बता रहा हूँ, ये दूसरे नंबर पर वहां से आया था। तो भारत में पहला कॉफी का पौधा, ये जो है कोई पुर्तगाल लेके आए थे। तो भारत में पहला कॉफी का पौधा जो केरल में इडुक्की नदी किनारे लगाया गया। इडुक्की जी, इडुक्की नदी के किनारे सबसे पहला पौधा कॉफी का लगाया गया था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला पौधा कॉफी का भारत में कहाँ लगाया गया, तो इडुक्की नदी में, केरल की इडुक्की नदी। पता है किसी बुक में नहीं मिलेगा, एवोल्यूशन टू सेंटिमेंट में नहीं मिलेगा। जब एनसीईआरटी के अंदर घुसोगे तब लिखा होगा पार्ट में। तो जो केरल है, केरल में इडुक्की नदी है, तो इससे भी पता चल गया कि इडुक्की हमारी कहाँ की नदी है? केरल की। तो जो सबसे पहला पौधा हमारा केरल की इडुक्की नदी किनारे लगा, ये हमारा अनसक्सेसफुल हो गया, नहीं मतलब वहाँ हुई। तो फिर उसको वहाँ से जो है लेकर के कर्नाटक लाया गया। दूसरे नंबर में कहाँ लाया गया? कर्नाटक में। तो सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन में हमारा कर्नाटक का ही प्रथम स्थान है भारत में। जो कॉफी की बात हो रही थी इसमें भारत पहुंच गया हूँ, लेकिन पढ़ा कर रहा हूँ दक्षिण अमेरिका। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा जो पौधा नीलगिरी पहाड़ी जानते हैं ना, वो 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। जो हमारी कॉफी और चाय नीलगिरी की पहाड़ी पर ही उगाई जाती है। और कर्नाटक जो है एक ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जो चाय प्लस कॉफी दोनों उगाता है अपने देश में। चाय प्लस कॉफी दोनों उगाने वाला राज्य है हमारा कर्नाटक, और सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में होती है। तो भारत में पहले हो गया, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आता है। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में है, और कर्नाटक का प्रथम स्थान है कॉफी में। इतना था हमारा भारत के बारे में। बस अब हम फिर अपने वहीं पहुंचेंगे। इडुक्की नदी किनारे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको वहां से लेकर कहाँ लगाया गया? कर्नाटक में। और नीलगिरी जो है, एक नीलगिरी नाम आया है, इसका बता देता हूँ। नीलगिरी जो है ये 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका नाम नीलगिरी क्यों पड़ा? क्वेश्चन आप जी। एक जो है आर्किड नाम की वनस्पति पाई जाती है जी, आर्किड नाम की वनस्पति पाई जाती है जिसके फूलों का रंग नीला होता है। तो जब व्यक्ति देखता है तो पूरी पहाड़ी नीलगिरी की नीली नीली दिखाई देती है। इस कारण जो है इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया था? नीलगिरी। ये कितने राज्यों में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और इसी पहाड़ी पर जो है हमारा कर्नाटक काफी चाय उगाता है, चाय भी उगाता है। एक ऐसा राज्य है जो चाय प्लस कॉफी दोनों उगाता है, कर्नाटक। लेकिन सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान है कर्नाटक का। और कॉफी का जो मुख्यालय है, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि ब्राजील का नाम ब्राजील क्यों पड़ा? ब्राजील का नाम ब्राजील क्यों पड़ा? यहाँ पर एक ब्राजील ये क्या है? ब्राजील वृक्ष पाया जाता है। ये ब्राजील वृक्ष पाया जाता है, मतलब ये जो यहाँ है ब्राजील है, इसके चारों तरफ जो पाए जाते हैं, तो इसी के नाम पर जो ब्राजील का नाम ब्राजील पड़ गया था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ब्राजील है ये है किसका वृक्ष? ये जो है रबड़ उत्पादन का वृक्ष है, यानी कि जो रबड़ होती है हमारी इसी वृक्ष से होती है। रबड़ उत्पादन वाला वृक्ष है ये, रबड़ उत्पादन। जैसे हमारा सिंकोना होता है ना, मलेरिया की दवा उससे प्राप्त की जाती है, कुनैन, उसी तरह जो है रबड़ से रबड़ प्राप्त की जाती है ब्राजील से। है कि विश्व की सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है? कोई बता सकता है? विश्व की सबसे हल्की लकड़ी का नाम, ये वालसा वृक्ष होता है। वालसा
वालसा वृक्ष होता है। तो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी आपकी वालसा है। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी क्या है? वालसा। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये आपको टेट सुपर टेट में वनडे एग्जाम में नहीं आएंगे। जब तुम अंदर घुसोगे, टीचर्स के अंदर पहुंचोगे, तब ये आते हैं। जब वनडे एग्जाम में क्या होता है, बस बड़ा बड़ा पूछता है, बड़ा मोटा मोटा, अंदर नहीं पहुंचता। तो ये जो वालसा वृक्ष है, ये विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है, तो वालसा लकड़ी। और सिंकोना वृक्ष जानती हैं आप, सिंकोना, ठीक है। इससे मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है, उसका क्या नाम है? क्विनाइन। और तीसरी है आपकी कार्नोवा जी, ये कार्नोवा एक वृक्ष है, इससे हम मोम प्राप्त करते हैं। कार्नोवा वृक्ष से क्या प्राप्त करते हैं? मोम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोम हम किस पौधे से प्राप्त करते हैं, तो मोम हम कार्नोवा वृक्ष से प्राप्त करते हैं। और मलेरिया की दवा जिसका नाम होता है क्विनाइन, वो हम सिंकोना वृक्ष से प्राप्त करते हैं। और वालसा वृक्ष जो है, इसकी विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। ये समझ में आया? तो थोड़ी बहुत थीम तो बनी रही होगी, जब आप घर में पढ़ेंगे तो काफी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार मैथ पढ़ने से, घर में पढ़ने से आसान हो जाता है। करने वाला देश, दुनिया का सबसे ज्यादा आयोडीन उत्पादित करने वाला देश, आयोडीन समुद्री किनारे होगा। तो ये आपका चिली है ना, ये चिली। तो विश्व का सबसे अधिक आयोडीन उत्पादन करने वाला देश आपका कौन सा है? चिली। ये है आपका चिली। समझ में आया? यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे अधिक आयोडीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चिली। और मैंने बताया था कि एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है, और उसमें एक जगह है अरिका। ये सब क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और मैं ये भी बताया था कि क्यों, क्योंकि ये एंडीज पर्वतमाला है, इस साइड जो है वहां से मानसून बन के आता है और यहाँ पर पानी बरसता है और फिर वापस चला जाता है, यानी कि इस साइड पानी नहीं बरस पाता। इसलिए जो ये पश्चिमी साइड है हमारे यहाँ सूखा रह जाता है, ठीक है। और दुनिया की एक कोटोपैक्सी नाम सुना है? क्या है? ज्वालामुखी कोटोपैक्सी एक पर्वत भी है, ठीक है। ये आपका कहाँ है? इक्वाडोर कहाँ है आपका? ये है इक्वाडोर। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इसी का एक पर्वत भी है। तो ये कोटोपैक्सी क्या है? ज्वालामुखी भी है और पर्वत भी है। ये आपका यहाँ, यानी कि जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये इक्वाडोर में है और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है? कोटोपैक्सी। ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। का सबसे अंतरतम बंदरगाह, मिटा दो नहीं, बंदरगाह ये आपका यहाँ पर है। ये क्या है? ये ब्राजील है। दुनिया का सबसे अंतरतम, यानी कि सबसे नीचे, अंतरतम दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह ये है आपका मनोस बंदरगाह। ये कहाँ है? ये आपका यहाँ है ब्राजील। तो अब ये पता चल गया कि जो मनोस बंदरगाह है वो दुनिया का अंतरतम है, लेकिन है कहाँ? ब्राजील में। कुछ ऐसे नाम होंगे जो आपको पता है, जैसे कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी बहुत प्रचलित है। अब जो आयोग वाले हैं ना, वो भी समझ गए हैं। जो प्रचलित घूमने फिरने वाले सवालों को अब नहीं देते, क्योंकि जो घूमते फिरते रहते हैं, इस पेपर में आए, उस पेपर में आए, इस पेपर में आए, तो वो भी तो समझदार हो गए हैं कि घूमने फिरने वाले सवालों को देते ही नहीं। वो देते हैं जो लड़का नहीं पढ़ रहा। जैसे मानोस बंदरगाह है, ये नहीं नाम सुना आपने, इसी को देंगे, क्योंकि वो जो बैठे होते हैं ना, जैसे सर बोल के गए, वो कौन सा बोल रहे थे, ये कहाँ है? ब्राजील में है। दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है, ठीक है।